डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका मेटलर्जी, मतलब कि आपके जो मेटल्स हैं उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते। रीज़न क्योंकि ये चैप्टर आपको पता है कि आपका बहुत ज़्यादा क्या है, थ्योरेटिकल है। मतलब यहाँ पे हर एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड आपको चैप्टर बुक में से पढ़ना पड़ता है, इसलिए बच्चे इस चैप्टर को पढ़ना ही अवॉइड करते हैं। बट इस चैप्टर को अगर आपने एक बार पढ़ लिया और अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगा और आपको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि अभी मेटलर्जी चैप्टर की आपके साथ एक समरी अगर मैं बोलूँ तो वो डिस्कस करूँगी। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि कौन सी प्रोसेस किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आपकी एक बहुत फेमस प्रोसेस है, दैट इज़ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब आप मुझे ये बताइए, ये प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जाती है? क्या ये प्रोसेस ओर में से जो आपकी गैंग पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर क्रूड मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर मेटल की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है? तो किस पर्पस पे यूज़ होती है ये प्रोसेस? तो एक बार हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी प्रोसेस किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, उन्हीं के साथ साथ हम इन प्रोसेसेस और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी आपके पास एक क्या है, ओर है। ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए XYZ, आपको एक ओर मिल गई। अब आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी ओर है उससे आपको क्या करना है, एक प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, आपने प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप उस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो प्रोसीजर पूरा आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपकी ओर है उसमें जिस टाइप की भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, आप वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो ओर होती है वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो हमने क्या किया, जो आपकी ओर है इसको सबसे पहले आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके ओर को क्या ले आएंगे, आप पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। अब ओर को पाउडर फॉर्म में लाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करनी है, इससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है। दैट मीन्स जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा ओर के साथ, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दैट मीन्स ओर में से हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे अगर एक मेथड की बात करूं, अगर कोई इम्प्योरिटीज़ आपकी ऐसी हैं जो कि आपको आइज से विजिबल हैं, लाइक बड़े बड़े पत्थर ही हैं उस ओर में, तो उनको तो हम हैंड पिकिंग एक मेथड बोलते हैं, मतलब हाथ से चुन चुन के हम उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं, फिर वो चाहे आपके पत्थर हो, क्ले हो, इन सबको रिमूव करना है। तो एक इसमें मेथड होता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इस मेथड में क्या होता है कि जो ये आपका पाउडर फॉर्म है ओर की, इस ओर पे से जो आपका रनिंग वाटर है वो हम पास करवाते हैं, जिससे कि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के साथ क्या हो जाएंगी, आपकी मतलब पानी के साथ चली जाएंगी और इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। एक मेथड हम ये यूज़ करते हैं। देन दूसरा मेथड होता है आपका एक मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब कि मैग्नेट से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना। ये मेनली जो आपकी आयरन की ओर्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो आयरन मेटल है इसकी प्रॉपर्टी होती है ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो जो मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, तो मान लीजिए इस टाइप से आपका एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ओके, और जो आपकी पाउडर फॉर्म में ओर है वो आप इस पे से रन करा रहे हो, तो जो आयरन की ओर्स हैं वो तो इस मैग्नेट पे चिपक जाएंगी, मतलब इस टाइप से वो तो इस मैग्नेट पे चिपक जाएंगी, और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट नहीं करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, आपके ऐसे नीचे गिरते हुए चली जाएंगी। तो इस वजह तरीके से हमने ओर और इम्प्योरिटी को क्या कर लिया, सेपरेट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है इसमें, वो होती है आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको रिमूव करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है आपकी लीचिंग।
इन दोनों प्रोसेस को मैं आगे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इनका डिस्कस करेंगे जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तब। अब हमने ओर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया। इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ मेटल, मतलब कि क्रूड मेटल ऑब्टेन करना। और लास्ट में जब आपको क्रूड मेटल ऑब्टेन हो गया तो अब थर्ड स्टेप होता है आपको उस मेटल को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, प्योरीफिकेशन। तो आइसोलेशन ऑफ मेथड को सबसे पहले डिस्कस करूं तो इसमें हमें क्या होता है कि आपकी जो भी ओर है वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। हो सकता है कि ओर आपकी ऑक्साइड ओर हो, सल्फाइड ओर हो, कार्बोनेट ओर हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी ओर है उसको आप ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। ओके, इनसे हमने ओर को क्या किया, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। किसका, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। जो आपकी ऑक्साइड ओर है अब आप उसको रिड्यूस करेंगे किस में, टू मेटल, मेटल में रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन आपकी तीन ही टाइप की रिडक्शन होती है यहाँ पे। एक हो सकता है आपकी केमिकल रिडक्शन हो, ठीक है, एक होती है आपकी ऑटो रिडक्शन एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इन तीन प्रोसेसेस से हमने क्या किया, ऑक्साइड ओर को मेटल में रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट जो आपकी प्रोसेस आती है वो आती है आपके पास प्योरीफिकेशन। अब प्योरीफिकेशन के आपके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें एक आता है आपका डिस्टिलेशन, ठीक है, देन एक होता है आपका लिक्वेशन, जॉन रिफाइनिंग, एंड उसके बाद एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस, वेपर फेज रिफाइनिंग, एंड क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्या है, आपकी सारी की सारी प्योरीफिकेशन मेथड्स हैं। जैसे डिस्टिलेशन जो है वो हम जो आपकी लो बॉइलिंग पॉइंट के मेटल्स होते हैं या फिर हम बोले जो वॉलेटाइल मेटल्स होते हैं, राइट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनके लिए हम डिस्टिलेशन प्योरीफिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं, लाइक जिंक हो गया, मरकरी, कैडमियम। लिक्वेशन की बात, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके लिए हम लिक्वेशन मेथड यूज़ करते हैं। जॉन रिफाइनिंग या फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड की बात करूं तो इस केस में हम क्या होता है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अगर मेल्ट, मतलब जब आप उनको मेल्ट कर रहे हो हीट करके ओर को, जब आप उनको मेल्ट करते हैं तो मेल्ट में अगर आपकी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सोल्यूबल हैं कंपैरिजन टू द प्योर मेटल तो उस केस में हम जॉन रिफाइनिंग मेटल को यूज़ करते हैं। देन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी होती है। अब इन सभी प्रोसेसेस को हम वन बाय वन जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे इनको डिस्कस करेंगे एंड आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 टर्म्स दिख रही हैं जैसे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। तो पहले हम इन टर्म्स को पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो आपको भी याद होगा कि हमने देखा था कि जब आपको अपनी ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है आपकी कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। तो क्या होता है कैल्सिनेशन में और क्या होता है रोस्टिंग में? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैल्सिनेशन प्रोसेस की, तो जो आपकी कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है ये इन एब्सेंस ऑफ एयर होती है। क्या होता है आपकी इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब O2 इन शॉर्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस होती है, या फिर किसी किसी रिएक्शन में बहुत लिमिटेड सप्लाई चाहिए होती है हमें ऑक्सीजन की। कैल्सिनेशन प्रोसेस में जब आप मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपनी ओर को, तो उस टाइम पे आइदर वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर CO2 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके वहाँ से रिमूव होते हैं, निकलते हैं, ऐसा साइड प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। जैसे कि आपकी कोई ओर है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट ही ओर है आपकी, ठीक है, या फिर आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट ओर है। इन ओर्स को आपने क्या करना है, हीट करना है। तो जब आप इनको हीट करेंगे तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई। सेम ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड CO2 गैस क्या हो रही है आपकी, रिलीज हो रही है। या फिर आपका जो आयरन के हाइड्रोक्साइड है इसको हमने हीट किया, ये आपकी ओर थी, इसको हमने हीट किया तो यहाँ से मिलेगा आपको आयरन का ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया,
एलिमिनेट हो गया। तो ये होती है आपकी कैल्सिनेशन प्रोसेस, मतलब जिसमें आप अपनी ओर को जब हीट कर रहे हैं तो एज अ साइड प्रोडक्ट वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप के कंपाउंड आपके रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग जो प्रोसेस होती है, इसमें जब आपकी जो ओर होती हैं उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। एंड जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है ये स्पेसिफिकली आपकी जो सल्फाइड ओर है उनके लिए होती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने इनको हीट करना है, सल्फाइड ओर्स को। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि आपकी मर्क्यूरिक सल्फाइड ओर है HGS, आपने O2 की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, राइट। इसी तरीके से जैसे आपका सल्फर है, ओके, आपने इसको O2 के प्रेजेंस में हीट किया तो ये आपका SO2 बन गया, तो सल्फर ने अपनी ऑक्साइड फॉर्म बना ली। तो ये होती है आपकी रोस्टिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट बची आपकी स्मेल्टिंग। अब आप कहेंगे मैम स्मेल्टिंग प्रोसेस कहाँ यूज़ होती है, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस आपकी रिडक्शन जो होती है वही होता है। मतलब कि जब आपकी जो ऑक्साइड ओर है, ऑक्साइड ओर से जब आप क्रूड मेटल निकालते हैं, और मेटल निकालते कैसे हैं, रिडक्शन करके। तो मतलब जब ऑक्साइड ओर से क्रूड मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। ओके, तो जो हमारे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कह रहा है कि ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कह रहा है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलती है। बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो दिस ऑपरेशन इन मेटलर्जी इज नॉन एज, तो इसको मेटलर्जी में कौन सी प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है आपकी कैल्शिनेशन। तो मतलब जो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आपको आई एम श्योर पता है। अभी मैंने बोला कि जो आपके सल्फाइड ओर है उनको एयर के प्रेजेंस में हीट करना, तो मतलब वहाँ से हमें सल्फर की ही तो इम्प्योरिटी को रिमूव करना है ना, तभी तो हमने सल्फाइड ओर को हीट किया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व द रोस्टिंग प्रोसेस। इन जो 4 रिएक्शंस दे रखे हैं इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी आपकी रोस्टिंग प्रोसेस है, ये आपको बताना है। तो रोस्टिंग प्रोसेस का मतलब है वहाँ पे आपका एक सल्फाइड होना चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए और एक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कार्बोनेट, जिसको हीट करने से CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये तो आपकी क्या है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, ये हमारा बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में देखिए आपका वाटर रिमूव हो रहा है, ये भी नहीं है। एंड ये भी आपका एक ऑक्साइड है जिसको कार्बन के साथ रिएक्शन करके Fe मेटल मिल रहा है, राइट। तो ये तो क्या है आपकी एक काइंड ऑफ रिडक्शन प्रोसेस है जहाँ पे आपको एक मेटल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब सी ऑप्शन को देखिए, क्या है यहाँ पे, लेड सल्फाइड, सल्फाइड हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन भी हो रही है और एक ऑक्साइड और की फॉर्मेशन हो रही है और SO2 गैस वहाँ से रिलीज हो गई। तो मतलब जो आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेस होती क्या है, किस टाइप से होती है, एंड देन हम इसके ऑप्शंस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने बताया कि जो आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये ओर की कंसंट्रेशन में यूज़ आता है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मतलब ओर में से इम्प्योरिटीज़ को मैं रिमूव कर रही हूँ। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में मेनली हम जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, कौन सी ओर होती है आपकी, सल्फाइड ओर, इनकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करते हैं। होता क्या है, आपकी पाउडर फॉर्म में ओर है, ओर ऐड की, इसमें हमने वाटर ऐड किया, साथ के साथ इसमें आपकी 2 चीज़ें और ऐड होती है। एक होता है आपका कलेक्टर एंड देन एक होता है आपका फ्रॉथ स्टेबलाइजर।
अब आप कहेंगे कि ये दो चीज़ें और हमने क्यों ऐड की। तो पहले बात करते हैं कि आपके कलेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं कलेक्टर की बात करूं तो आपके 3-4 फिक्स कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एज अ कलेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका पाइन ऑयल्स हो गए, या फिर आपके फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके जेंथेट्स हो गए। ये क्या होते हैं आपके कलेक्टर्स। ओके, एंड देन आपका फ्रोथ स्टेबलाइजर जो है वो ऐड किया जाता है। एंड अब अगर मैं स्टेबलाइजर की बात करूं तो स्टेबलाइजर में आपका या तो क्रिसोल्स ऐड करे जाते हैं या फिर एनिलीन को ऐड करते हैं। अब देखिए, कंपाउंड्स हमने देख लिए, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से मतलब इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एज अ कलेक्टर किसको यूज़ किया जाता है या फिर एज अ स्टेबलाइजर किसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कंपाउंड्स। अब इनका यूज़ क्या है, तो देखिए, आपने ओर में वाटर डाला और कलेक्टर, कलेक्टर के नाम से ही नहीं समझ में आ रहा कलेक्टर मतलब ये कुछ किसी चीज़ को क्या करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है। तो जो ये कलेक्टर होता है, आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि ये आपकी ओर को कलेक्ट करते हैं। अब ऑब्वियस है, इम्प्योरिटीज़ को तो हम क्यों ही कलेक्ट करना चाहेंगे, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, उनको तो हम चाहेंगे फेंको। हमें तो ओर से मतलब है, ओर को हमें कलेक्ट करना है। तो जो ये कलेक्टर है ये क्या करेगा, आपकी ओर को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फ्रोथ स्टेबलाइजर, मतलब फ्रोथ फ्लोटेशन नाम है प्रोसेस का, फ्रोथ स्टेबलाइजर भी हमने ऐड किया। मतलब कि आपकी प्रोसेस में फ्रोथ जो है, फ्रोथ की फॉर्मेशन हो रही है। फ्रोथ हम बोलते हैं जो झाग से बन जाते हैं ना आपके, उनको। तो फ्रोथ बन रहा है और उस फ्रोथ को स्टेबलाइज रखने के लिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा हम पानी में जब कभी भी डिटर्जेंट ऐड करते हैं और जब पानी को एक बार हम बहुत ज़्यादा हाथ से हिला देते हैं तो झाग बन जाता है, बट थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वो झाग आपके क्या हो जाता है, गायब। तो वही काम है, अगर आपने फ्रोथ एक बार बन गए और अगर आपने उनको छोड़ दिया तो दोबारा से गायब हो जाएंगी। तो हम उसके लिए एक स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं कि वो फ्रोथ आपके बने जो हैं वो गायब ना हो, बने ही रहें। तो ये हमने एक फ्रोथ स्टेबलाइज़र ऐड किया, मतलब हमने फ्रोथ को स्टेबलाइज करने की एक चीज़ ऐड कर दी। कलेक्टर ने क्या किया, ओर को कलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया था और जो हमारे कलेक्टर है वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ऑयल है। तो आपको पता है कि वाटर और ऑयल आपका कभी भी मिक्स नहीं होगा, तो आपकी क्या होंगी, 2 लेयर्स बन जाएंगी इस टाइप से। क्या हो गई, 2 लेयर्स बन गई। ऊपर आपका ऑयल रहेगा एंड नीचे क्या रहेगा, आपका वाटर। अब जो आपके ऑयल्स हैं ये क्या है, कलेक्टर, और कलेक्टर क्या कर रहा है, ओर को कलेक्ट कर रहा है। तो मतलब जो ऑयल वाली आपकी लेयर है उसमें आपको ओर मिल जाएगी और जो वाटर वाली लेयर है उसमें आपको क्या मिल जाएगी, इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो मेनली यही होता है आपका कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम। और जो आपके फ्रोथ हैं वो क्या बनेगा, ऊपर ही बनेगा। मतलब ऑयल वाला जो आपका पार्ट है वहाँ पे फ्रोथ बनेंगे, उन फ्रोथ में आपकी ओर प्रेजेंट होती है। वहीं पे आपका कलेक्टर होता है जो कि ओर को फ्रोथ में ही कलेक्ट करके रखता है, उसको वाटर का जो पार्ट है जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी वहाँ पर जाने के लिए नहीं देता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इसी में आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, डिप्रेसेंट। एक और टर्म आती है आपकी जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट। अब ये डिप्रेसेंट क्या होता है, डिप्रेसेंट हम जब यूज़ करते हैं, अब जो आपकी ओर है, मान लीजिए आपके पास 2 ओर है, आपके पास ओर का भी क्या है, मिक्सचर है। अब मैं सिर्फ एक ओर को चाहती हूँ कि इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ और दूसरी ओर मुझे नहीं चाहिए, तो मतलब वो मेरे लिए वेस्ट है। उस केस में आप क्या करेंगे, तो मैंने अभी बताया कि आपकी जो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, दिस वन इज़ फॉर द सल्फाइड ओर्स। तो मतलब मेरे पास कोई 2 सल्फाइड ओर का ही मिक्सचर होगा। तो मान लीजिए आपके पास अगर जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड ओर है, इन दोनों ओर्स को आपको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है सोडियम साइनाइड। अब जो ये सोडियम साइनाइड होता है ये क्या करता है, ये आपका प्रिवेंट करता है जिंक सल्फाइड को। अब ये किस, मैंने अभी बोली ये चीज़ कि ये किसको प्रिवेंट कर रहा है, जिंक सल्फाइड को। किस चीज़ से, इसको फ्रोथ में आने से रोक रहा है। मतलब जो आपका जिंक सल्फाइड है ये फ्रोथ में नहीं जा पाएगा। ये कहाँ रहेगा, अगर फ्रोथ में नहीं जाएगा तो आपका वाटर जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हैं वही रहेगा, और जबकि जो आपका लेड सल्फाइड है वो आपका फ्रोथ में चला जाएगा। तो ये डिप्रेसेंट होता है, मतलब एक ओर को वो
रोक लेगा, मतलब एक ओर को वो सॉल्यूशन में ही रोक रहा है कि उसे फ्रोथ में नहीं जाने देगा, और जो दूसरी ओर है वो आपकी क्या करेगी, सॉल्यूशन में, मतलब जो आपका फ्रोथ फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर चली जाती है एंड उसको सेपरेशन कर लेते हैं। अब मूव करते हैं हमारे जो ऑप्शंस हैं उन पे। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो आपकी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, फॉर बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स, ओर की बेनिफिकेशन के लिए, द ओर पार्टिकल्स फ्लोट, जो आपके ओर के पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट करते हैं। ओर के पार्टिकल्स फ्लोट क्यों करें, क्योंकि जो हमारे ओर के पार्टिकल्स हैं वो ऑयल जो है वहाँ पर है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं जा रहे, ऑयल में है, फ्रोथ फॉर्म कर रहे हैं, और हमने वहाँ पे कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं दे आर लाइट, बिल्कुल भी नहीं, हमारे ओर के पार्टिकल्स लाइट नहीं थे। अगर लाइट होते तो वो खुद ही पहले ही ऊपर चले जाते ना, हमें इतनी सारी चीज़ें क्यों ऐड करनी पड़ी, हमने कलेक्टर भी ऐड किया, स्टेबलाइजर भी ऐड किया, क्यों ऐड करते हम, बिल्कुल भी ऐड नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद कह रहे हैं दे आर इनसॉल्युबल, मतलब अगर हमने उनको पानी में डाला ना तो वो सॉल्युबलाइज हो जा रहे हैं, अगर इनसॉल्युबल होते तो वही बात है, कलेक्टर और स्टेबलाइजर हम ऐड ही नहीं करते। नेक्स्ट है दे बियर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो नहीं, जो हमारे और पार्टिकल्स हैं वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते हैं, अगर चार्ज ही कैरी करते तो हम दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करके उनको वैसे सेपरेट कर देते। नेक्स्ट है देयर सरफेस इज नॉट इजीली वेटेड बाय वाटर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पर हमारी ओर है वहाँ क्या है आपके पास ऑयल, और उनकी सरफेस को हम इजीली वेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर के तो कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं, उनकी तो अपने आप ही खुद से ही एक सेपरेट लेयर बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहे हैं द मेथड ऑफ जॉन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जॉन रिफाइनिंग ऑफ मेटल का जो आपका प्रिंसिपल है ये किस प्रोसेस पे बेस्ड है, क्या प्रिंसिपल है इस प्रोसेस का। तो देखिए जो आपका जॉन रिफाइनिंग है, नाम से ही पता चल रहा है क्या आ रहा है इसमें, रिफाइनिंग, मतलब कि आपके जो मेटल्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए ये प्रोसेस क्या होती है आपकी यूज़ में आती है। इसमें होता क्या है, आपकी जो भी आपकी मेटल क्रूड मेटल जो है या फिर इम्प्योर मेटल है वो हमें क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो इस टाइप से आपके मेटल की एक रोड होती है, एंड जो आपकी रोड होती है उसके नीचे आपके इस टाइप से व्हील्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं, ये आपके मूविंग हीट होती है, ये हम कह सकते हैं कि ये आपके क्या है, मूविंग हीट रोलर्स हैं। ये इस मेटल की इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से आपकी मेटल की जो रोड है वो इस कॉर्नर से हीट होना शुरू हो गई, तो जो आपका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इस मेटल में, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल हैं किसमें, इन मेल्ट देन सॉलिड, मतलब सॉलिड फॉर्म से ज़्यादा वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, आपके मेल्ट में एग्जिस्ट करेंगे, जो कि आपका सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का बन जाएगा। तो जब आपने यहाँ पे हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, जो आपका पूरा इतना मतलब जितने पार्ट में आपको हीट मिल रही है, मान लीजिए इतने पार्ट में अगर हीट मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये मूविंग हीट है तो ये यहाँ पहले यहाँ पर थी, तो ये मूव करके इस पार्ट पे आई, इसने इसको हीट करना शुरू किया। अब क्योंकि आपका मेल्ट इम्प्योरिटी में क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है, अब जहाँ पर से हीटिंग होना बंद हो गई वो तो दोबारा से आपका सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा। अब क्योंकि जो मेरी इम्प्योरिटी को क्या है, मेल्ट में रहना है, उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं आना, तो इम्प्योरिटी आपका क्या करेगी, इम्प्योरिटी इधर मूव करेगी, क्योंकि इधर ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हीटिंग हो रही है। नेक्स्ट केस में जब आपकी हीटिंग यहाँ स्टार्ट होगी तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, तो मेल्ट दोबारा इधर मूव करेगा। तो इस टाइप से मूव करते करते ये प्रोसेस कई बार आप रिपीट करते हैं, तो जो आपकी कंप्लीट इम्प्योरिटीज़ हैं वो एट द एंड दूसरे एंड पर आकर के आपकी इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो जाएंगी। तो मतलब इसमें हमने क्या किया, जॉन रिफाइनिंग में मेटल को प्योरीफाई किया विद मूविंग हीटर, और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें मेल्ट में ज़्यादा सॉल्युबल थी कंपैरिजन टू द सॉलिड, तो हमने उनको सेपरेट कर दिया। यही इसका प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज़ इन द मोल्टन स्टेट दैन इन द सॉलिड, तो यही प्रिंसिपल, तो हमने यही स्टेटमेंट मैंने कही है, तो मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर मेटल देन दैट ऑफ इम्प्योरिटी, बिल्कुल गलत है। हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इम्प्योरिटी, मेल्टिंग पॉइंट के तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ग्रेटर नोबल कैरेक्टर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन है दैट इज दी व्हेन द सैंपल ऑफ कॉपर
हमारे पास कॉपर का सैंपल है विद जिंक इम्प्योरिटी। तो ये चीज़ देखिए, कॉपर है आपके पास मेटल और जिंक है आपके पास उसकी इम्प्योरिटी। हमें इसको प्योरीफाई करना है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। तो ये भी आपकी एक प्योरीफिकेशन की प्रोसेस है। द अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड्स आर, आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड जो 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनमें से एक होती है आपकी एनोड एंड एक होती है क्या, आपकी कैथोड। अब आपको ये बताना है कि एनोड पे क्या यूज़ करेंगे और आप कैथोड पे क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास कॉपर मेटल है। कॉपर क्या है, मेटल की फॉर्म। और ध्यान दीजिए, जो ये आपका कॉपर मेटल है ये क्या है, आपका इम्प्योर मेटल है, राइट। और जो ये इम्प्योर मेटल है इसकी पहले क्या होगी, कॉपर मेटल से आपका किसी एक इंटरमीडिएट में जाएगा, देन दोबारा से प्योर मेटल की फॉर्मेशन होगी। तो मतलब जो ये आपका कॉपर मेटल है सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस। तो यहाँ पे हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन। वैसे बात करें तो आपको पता है कि जो आपकी एनोड है उस पे ऑक्सीडेशन होती है एंड कैथोड पे क्या होती है, आपकी रिडक्शन। तो सबसे पहले कॉपर मेटल कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन दिया जो कि ऑक्सीडेशन है, दैट मीन्स ये रिएक्शन आपकी एनोड पे हो रही है। तो एनोड पे हमारी ये रिएक्शन होगी। तो एनोड पे आपके पास क्या था, कॉपर मेटल जो कि इम्प्योर कॉपर मेटल था। ओके, अब ये जो कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन मूव करेगी आपकी कैथोड की तरफ, बिकॉज कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका जो कॉपर +2 आयन मूव किया ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी लेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा। ये जो कॉपर मेटल मिला हमें ये क्या है, प्योर। और ये वाला कॉपर मेटल क्या था, आपका इम्प्योर मेटल। तो मतलब जो आपकी एनोड है वहाँ पे क्या है, इम्प्योर सैंपल है, राइट। और जो आपका कैथोड है वहाँ पे क्या है, आपके पास प्योर मेटल फॉर्म हो रहा है। तो अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका कैथोड पे क्या है, प्योर कॉपर है, राइट। तो पहले ये देखिए कैथोड पे प्योर कॉपर कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है कि कैथोड पे प्योर कॉपर है और जो आपकी एनोड है वहाँ पे इम्प्योर सैंपल है। अब यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज हो गए वो हो गए जिंक के साथ। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक की भी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन करेगा। बच्चे सोच रहे हैं जब दोनों ही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो रिडक्शन कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पे जिंक जो मेटल आपकी इम्प्योरिटी है उसका रोल आपको नहीं देखना, आपको कॉपर का देखना है। कॉपर पहले क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद वो रिड्यूस होकर के हमें एक प्योर मेटल की फॉर्मेशन देगा। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को जब आप हीट कर रहे हैं, इस मिक्सचर को जब आप हीट कर रहे हैं तो आप क्या मिलता है, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे वो क्या मिलता है वो आपको बताना है। तो देखिए आपने हीट किया Cu2O + Cu2S। तो जब दोनों कंपाउंड हीट होते हैं तो ये आपको देते हैं प्योर मेटल प्लस SO2 गैस। मतलब प्योर नहीं, ये आपको मेटल मिलता है जो कि क्या होता है आपका इम्प्योर, बाद में हम इसकी प्योरीफिकेशन करते हैं। तो ये होती है आपकी कॉपर की जो ऑक्साइड हो रहा है उसको अपने सल्फाइड के साथ रिडक्शन करती है एंड कॉपर मेटल फॉर्म होता है और SO2 गैस को रिलीज करता है। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो जो ए ऑप्शन है वो क्या है आपका राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपकी एक नई प्रोसेस कि द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विद साइनाइड इज। तो आप पहले सोच रहे होंगे कि लीचिंग प्रोसेस कौन सी है। तो लीचिंग प्रोसेस आपको पता होगा जब हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी कि ओर की जब कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो इसमें मेन 2 ही प्रोसेस आती हैं, एक होती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज लीचिंग। अब लीचिंग प्रोसेस के अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ओर होता है उस ओर को हम एक सॉल्वेंट में क्या करते हैं, सोल्यूबलाइज करते हैं। मतलब आपको ये चेक करना है कि जो आपकी ओर है वो किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है। मतलब वो सॉल्वेंट आपका कोई एसिड भी हो सकता है, कोई बेस भी हो सकता है, कोई दूसरा केमिकल हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो आप ऐसा सॉल्वेंट फाइंड आउट करो जिसमें आपकी ओर डिसॉल्व हो जाए बट जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं
इम्प्योरिटीज़ जो हैं इस सॉल्वेंट में वो क्या होनी चाहिए, इनसॉल्युबल। तो इस तरीके से हम और जो आपका इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी आपकी ओर्स हैं, एल्यूमिनियम जो आपकी ओर है Al2O3 ये किस में डिज़ोल्व होती है, ये डिज़ोल्व होती है आपके बेस में और यहाँ से अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके सिल्वर या फिर जो आपकी गोल्ड की जो ओर्स हैं ये डिज़ोल्व होती हैं आपके साइनाइड में और अपना कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, जैसे कि AgCN2 नेगेटिव। ठीक है, या फिर इसी तरीके से जो आपका Au है वो भी क्या, सॉरी, जो Au है वो भी क्या बनाता है, यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है और जो ये कॉम्प्लेक्स है ये सॉल्वेंट में जो आपका साइनाइड है इसमें सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विद साइनाइड, साइनाइड से कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो वो है आपका सिल्वर या फिर गोल्ड, और ऑप्शन में हमें दे रखा है सिल्वर। अगर एल्यूमिना की जो आपकी ओर है बॉक्साइट और उसके लिए पूछ लिया जाए तो वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ स्लैग formed during the smelting process in the extraction of copper is। देखिए स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है ये अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, कि जो आपकी ऑक्साइड ओर होती है जब हम उसको एक मेटल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आपकी स्मेल्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपने, ठीक है, हमने ओर को कंसंट्रेट किया, हमने मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दी, बट उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी हैं। तो ओर की रिडक्शन करने से पहले अगर आपकी ओर में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उन इम्प्योरिटीज़ को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम एक सब्सटेंस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक सब्सटेंस ऐड करते हैं और इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जो हमने एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड किया इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है, फ्लक्स। देन फ्लक्स में जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं जिसको हमने गैंग बोला, फ्लक्स और वो गैंग मतलब इम्प्योरिटी पार्टिकल्स मिल करके बनाते हैं आपका स्लैग। और जो ये स्लैग बनता है ये क्या होता है आपका लाइटर देन मेटल, जो आपका मेटल है उससे हल्का होता है। अब जो आपका फ्लक्स है ये भी एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का फ्लक्स होता है, डिपेंड करता है कि आपकी इम्प्योरिटी कैसी है। मतलब अगर आपका जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, बेसिक, तो आपने फ्लक्स क्या करना है, एसिडिक फ्लक्स आप उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जो एसिडिक फ्लक्स जो कि सबसे फेमस है दैट इज आपका SiO2। SiO2 आपका एक एसिडिक फ्लक्स है, इसको हम बेसिक इम्प्योरिटीज़ में ऐड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। जो आपका कॉपर होता है इसमें जो आपकी इम्प्योरिटी होती है वो होती है आपका आयरन का ऑक्साइड, और जो ये आपका आयरन ऑक्साइड है दैट इज Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका एक बेसिक ऑक्साइड है। अब क्योंकि ये आपकी एक बेसिक इम्प्योरिटी है तो यहाँ पे जो आपका फ्लक्स ऐड होगा ये क्या होगा, आपका एसिडिक फ्लक्स। और जब SiO2 Fe2O3 आपके कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं आपका FeSiO3। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, दैट इज बी ऑप्शन की FeSiO3 मिल रहा है। ये था आपका एसिडिक फ्लक्स। अभी साथ के साथ यहाँ पे अगर मैं किसी बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल की बात करूँ तो मतलब कि हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर Fe2O3। ठीक है, यहाँ पे आपका आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इस वजह से ये बेसिक है। तो ये सारे के सारे आपके बेसिक फ्लक्स हैं। अगर कोई आपकी एसिडिक इम्प्योरिटी होती है तो हम इन फ्लक्स के साथ उसके रिएक्शन करा करके स्लैग की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है विच मैथड इज नॉट करेक्ट फॉर रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। इनमें से कौन सा मेथड क्रूड मेटल की रिफाइनिंग के लिए करेक्ट नहीं है। अब अगर आपने ऑप्शन एक बार देखे तो आपने देखा लिक्वेशन रिफाइनिंग का मेथड है, जॉन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग, मॉन्ड्स प्रोसेस, ये तो सारे ही लिक्वेशन के मेथड है। बट एक चीज़ और ध्यान दीजिए, उन्होंने साथ में क्या लिखा हुआ है, आपके मेटल्स भी मेंशन करे हैं
कि कौन सा मेटल कौन सी प्रोसेस आपकी शो करेगा, ठीक है। तो लिक्वेशन प्रोसेस होती है आपकी वो कंपाउंड्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसमें मेनली आपका टिन, बिस्मथ, लेड या फिर मरकरी, इस टाइप के जो आपके मेटल्स हैं उनके लिए लिक्वेशन प्रोसेस आप यूज़ करते हैं। जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस की बात करूं तो ये आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम इन मेथड्स के लिए यूज़ की जाती है। देन आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, इन मेटल्स के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड होती है, मतलब एक एनोड पे आपका इम्प्योर मेटल होता है, कैथोड पे प्योर मेटल होता है, जिसका जब अभी हमने क्वेश्चन भी देखा, उनके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मॉन्स प्रोसेस। क्या मॉन्स प्रोसेस आपके एल्यूमिनियम मेटल के लिए यूज़ की जाती है? जी नहीं। तो यहाँ पे 3-4 नेम प्रोसेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका मॉन्स प्रोसेस का है, तो इसी की बात करें तो इसमें होता है आपका निकल मेटल, जो कि क्या है आपका क्रूड। इसके रिएक्शन कराई आपने CO के साथ, तो यहाँ पे ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि क्या होता है आपका एक वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स होता है। ये वेपर फेज रिफाइनिंग का ही एक पार्ट है। यहाँ पे जो आपका मेटल होता है हम उसको एक वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, देन हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिकम्पोज करना है। और जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे, मतलब हीट करके डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको मेटल मिलता है दैट इज प्योर मेटल। ये होती है आपकी वेपर फेज रिफाइनिंग की प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें मेनली आपका जो भी क्रूड मेटल है उसको एक वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। ये थी मॉन्स प्रोसेस। इसके बाद एक और रिएक्शन होती है दैट इज वैन आर्कल मेथड। ये जो मेथड है ये आपका जिरकोनियम या फिर टिन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन को रिमूव करना होता है। इस केस में जो आपका जिरकोनियम है उसकी रिएक्शन होती है आपकी आयोडीन वेपर्स के साथ और ZrI4 बना देता है। ये आपका इम्प्योर मेटल था, देन हीट करने पे दोबारा आपको जो प्योर मेटल है वो मिल जाता है। जो यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको दे रखा था, एल्यूमिनियम के लिए जो आपकी रिएक्शन होती है उसका नाम होता है हेल्होल्ट्ज प्रोसेस। अब बात करें इस हेल्होल्ट्ज प्रोसेस में क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है इसकी रिडक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से मिलता है आपको 4 एल्यूमिनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये एल्यूमिनियम मिला है ये आपका एक क्रूड मेटल है, ठीक है। ये मेटल का प्योरिफिकेशन फॉर्म नहीं है, ये क्या है आपका एक क्रूड मेटल। तो मतलब जो डी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दे रखी थी ये गलत थी, क्योंकि मॉन्स प्रोसेस निकल के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि एल्यूमिनियम के लिए, ओके। तो जो मेटलर्जी की जितनी भी आपकी प्रोसेस थी सारी प्रोसेस मैंने डिस्कस कर ली है, उन पे आपके क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। आई होप अब आपको मेटलर्जी का चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।